Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट पेपर 1 प्रिपरेशन में लॉजिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम जून 2022 के सभी शिफ्ट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, साथ ही कुछ ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी ताकि आगे आने वाले एग्जाम में आप इजीली करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सको। सो स्टूडेंट्स, पेपर 1 में अगर अभी भी आपकी अच्छे से तैयारी नहीं है तो अभी भी 30 डेज का समय बाकी है, आप इजीली इसमें 80 प्लस स्कोर कर सकते हो। सो पेपर 1 प्रिपरेशन के लिए स्मार्ट प्रिपरेशन आपको फॉलो करना है, जिसके लिए कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं। इसमें हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाने की श्योरिटी देते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कोर्स अवेलेबल है, फुल सिलेबस नोट्स है, 60 प्लस मॉक टेस्ट जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, साथ ही 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम से पहले अगर आप ये 2000 क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ लेते हो तो भी आपकी बहुत हेल्प हो जाती है, क्योंकि इसमें से एज इट इज क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज देते हैं, वो भी आंसर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। सो गिवन नंबर्स पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 3600 रुपीज। फ्री वीडियोस के एक्सेस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है, इसके ओवरव्यू के बाद कंटेंट पर क्लिक करते ही फ्री डेमो वीडियोस होंगी आपके सामने। यहाँ पर यूनिट वाइज फोल्डर्स भी हैं जहाँ पर यू विल गेट थ्योरी सेशंस, एमसीक्यू सेशंस एंड इवैल्यूएशन टेस्ट। यहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया भी हो जाएगा कि कैसी आपकी तैयारी चल रही है एंड कौन से चैप्टर्स में या कौन से यूनिट में आपको ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। तो गिवन नंबर्स पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करके आप हमारी टीम से इस कोर्स की पूरी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस इज ऑब्वर्स ऑफ एंड लॉजिकली इक्विवेलेंट टू सम मेन आर ऑनेस्ट। सो मैंने आपको हमेशा कहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस जहां पर इक्विवेलेंट या फिर ऑपोजिट रिलेशनशिप पूछे जाते हैं, वहां के लिए आपको सबसे पहले ए ई आई ओ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो इक्विवेलेंट पूछा है सम मेन आर ऑनेस्ट का। सो सम का मतलब होता है आय वाली स्टेटमेंट। सो इसके इक्विवेलेंट यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है? ये है सम मेन आर नॉट डिसऑनेस्ट। ओके, सम मेन आर नॉट डिसऑनेस्ट, ये करेक्ट आंसर है। इजीली आप देख सकते हो, ऑप्शंस को पढ़ोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक, knowledge resulting from prior knowledge of invariable concomitance between two objects is called as what? So इसमें कहा है क्लासिकल इंडियन स्कूल के हिसाब से अपने पुराने नॉलेज को यूज करते हुए आप नया नॉलेज, कुछ नया सीख रहे हो या नया अपने आप से ढूंढ रहे हो, तो उस चीज को क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है अनुमना, यानी कि अनुमान। अनुमान लगाने का मतलब क्या होता है? गेस करना। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हो जिसमें आप ऑलरेडी एक बार पहले भी काफी समय पहले फंसे हुए थे। अब आपने क्या किया? आपने याद किया कि उस समय पहले हमने ये ट्रिक्स अप्लाई किए थे, ये चीजें की थी, तो हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गए थे। तो आपने क्या किया? उन्हीं सब चीज़ों को, अपने पुराने नॉलेज को ही थोड़ा-सा चेंज करके नई जगह पर उसको इस्तेमाल किया, अनुमान लगाया और इस तरीके से आप प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। अनुमान बेसिकली एक संस्कृत टर्म है जो कि क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक में बहुत ज़्यादा लेवल पर यूज़ की जाती है। ओके, next is, which of the following means of knowledge involves positioning of something for making any unit of cognition self complete? ओके, सो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, कॉग्निशन का मतलब होता है किसी की मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड। ओके, एंड यहाँ पर सेल्फ कंप्लीट का मतलब है अपने आप से। अब जो चीज का अपने आप से ही मीनिंग निकल जाता है या अपने आप से सॉल्यूशन निकल जाता है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट्यूलेशन, अर्थपति। अर्थपति जो है एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है अर्थ की उत्पत्ति, किसी भी मीनिंग को अच्छे से समझना। ठीक है, ये जो हम लोगों ने इंडियन फिलॉसफी की बात की थी, नॉलेज जो होता है इंडियन फिलॉसफी में, उसके 6 टाइप्स होते हैं। 6 में से एक होता है अर्थपति, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज्यूमिंग दी एग्जिस्टेंस, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम S is P is contrary to no S is P. Some S is P is sub contrary to some S is not P.
ओके, सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली सबसे पहले आपको फॉलो करना है AEIO वाला कॉन्सेप्ट। अब इसमें देखो क्या कहा है, ऑप्शंस भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1 बोलती है सम एस इज पी। सम एस इज पी, ये किसके कॉन्ट्रारी है? नो एस इज पी, ये कॉन्ट्रारी होता है इसके। अगर होता ऑल एस इज पी तो सही होती पहली स्टेटमेंट, लेकिन इसमें क्योंकि नो यूज किया है इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कॉन्ट्रारी, सब कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलती है AEIO इस तरीके से, सम S is P is sub contrary to some S is not P, which means that these two statements cannot be false simultaneously and they are opposite in meaning and cannot both be false simultaneously. So यहाँ पर correct answer क्या है? First statement is incorrect and second is correct. So correct answer is option number 4. Which fallacy is committed in the following argument? Smooth sailing is all that's there to life with ABC insurance policy. यहाँ पे ABC इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी पॉलिसी कंपनी का नाम एक बताया गया है। ABC बीमा पॉलिसी के साथ जीवन में सुगमता ही सब कुछ है। इस स्टेटमेंट में कौन सी फैलेसी का इस्तेमाल किया गया है? सो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है द अपील टू इमोशन। ओके, अपील टू इमोशन जो होता है ये एक इनफॉर्मल फैलेसी होती है दैट अकर्स व्हेन एन आर्ग्यूमेंट अपील्स टू द इमोशंस ऑफ द रीडर और लिसनर्स। अब देखो जो लाइफ इंश्योरेंस वाले होते हैं इनकी एडवर्टीजमेंट आती है टीवी पे या कहीं पे भी, वो लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पर्सनल डायरेक्टली इमोशनल हो करके उनकी बातों में आ जाते हैं कि हाँ, वो बोलते हैं कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, आपकी ट्रीटमेंट के लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। इस तरीके की वो बातें करते हैं तो पर्सन सोचता है कि हाँ, हो सकता है कि अगर एक्सीडेंट हो जाए तो हमें हेल्प मिल सकती है। तो वो इमोशनली उनको पिंच करने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए अपील टू इमोशन एक इनफॉर्मल फैलेसी होता है जो कि रीडर या लिसनर जो होता है उनके इमोशंस को डायरेक्टली अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, to draw an analogy between two or more entities is to indicate one of more respects in which they are similar. Second statement बोलती है every analogical inference proceeds from the similarities of two or more things in one or more respects to the similarities of those things in some further respect. ओके, सो इसमें आपके पास डायरेक्ट डेफिनेशंस यहाँ पर दी हुई है एनालॉजिकल इन्फेरेंस की, तो इसमें कुछ भी समझने या समझाने का नहीं है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज, for the Indian thinkers, inference means only a syllogistic inference based on the relation of invariable committance between middle term and major term. So ऑलरेडी हम लोगों ने मिडल टर्म, मेजर टर्म, माइनर टर्म को डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसमें कहा है कि जितने भी भारतीय विचारक हैं उनके हिसाब से अनुमान का अर्थ केवल मध्य पद और प्रमुख पद के बीच अपरिवर्तनीय सह संबंध के संबंध पर आधारित एक न्याय शास्त्रीय अनुमान होता है। और दूसरी स्टेटमेंट बोलती है देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ द मिडल टर्म wherever there is an absence of major term। इसमें कहा है जहां पर भी मेजर टर्म नहीं होती वहां पर मिडल टर्म की भी एब्सेंस होनी ही चाहिए। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये क्वेश्चन एज इट इज बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है। इन्फेरेंस का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है। इंडियन थिंकर्स के हिसाब से ये एक प्रोसेस होता है ऑफ अराइविंग एट न्यू नॉलेज थ्रू अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Miss World says that the socially correct thing for a vegetarian guest to do at a dinner party is to look perfectly happy eating salads. Therefore, to act likewise in a socially correct thing to do. So यहाँ पर कौन सी फैलेसी बताई गई है? देखो एक जनरल स्टेटमेंट दी है, बस आपको इसमें फैलेसी ढूंढनी है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी। ओके, सो अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी को आर्ग्यूमेंटम एड वर्कंडियम
नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा कॉमन और क्राफ्टी टाइप की फैलेसी होती है, बिकॉज़ अ पर्सन हू इज़ एन एक्सपर्ट इन वन फील्ड इज़ टेकन एज़ एन एक्सपर्ट इन सम अदर फील्ड्स कंपैरेटिवली अनरिलेटेड फील्ड इन एवरी केस। अब जैसे यहाँ पर मिस वर्ल्ड इन्होंने क्यों कहा? अब इसमें मिस वर्ल्ड की एक इमेज ये होती है कि हाँ, वो एक अच्छे ओहदे पर होती हैं, अच्छी जगह पर होती हैं, तो उनकी बात सब मानते हैं, सब सुनते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी फील्ड से ना होते हुए किसी और फील्ड का ही एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दिया जो कि इलॉजिकल था। सो अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी उसको बोला जाता है। ये भी आपके सामने एक इनफॉर्मल फैलेसी होती है। ओके, रेड हेयरिंग फैलेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोड्यूसिंग अ डिस्ट्रैक्टिंग एलिमेंट टू ऑब्सक्योर द ओपोनेंट्स पोजीशन। रेड हेयरिंग आपने सुना कुछ और, समझा कुछ और, आगे बोला कुछ और। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इंडियन लॉजिशियंस ऑल fallacies आर material fallacies। ऑल fallacies आर material fallacies एंड स्टेटमेंट 2 बोलती है इसमें कि according to classical Indian logicians, fallacies could be purely formal as well as informal. सो फॉर्मल भी होती हैं fallacies, इनफॉर्मल भी होती हैं, ये हमें सभी को पता है। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statements are true regarding न्याय view of inference as a valid source of knowledge? Directly answer पे move करते हैं। All statements are correct. It is a cognition which presupposes some other cognition. It is a mediate or indirect. It arises through a mark. That mark is invariably connected with the object of inference, जिसको साध्य कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही पेपर टू स्टडी मटेरियल पर भी फोकस कीजिए। इसमें हम आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड एमसीक्यूज देते हैं जो एग्जाम के साथ इंटरव्यू को क्वालिफाई करने में भी श्योर आपको हेल्प करेगा। सब्जेक्ट्स आपके सामने है, गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी है, 1280 रुपये। फ्री वीडियोज के लिए जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल